हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 8 में जितने भी नाटक हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज नाटक है अंधेरी नगरी की, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय चेतना को जगाना। इसमें कितने प्रहसन है? इसमें 6 अंकों का ये प्रहसन है। और इसका पहला अंक क्या है? बाह्य प्रांत का है, बाह्य प्रांत का है। और क्या होता है? 2 चेले एक साथ गाते हुए आते हैं। और दूसरा अंक किसका है? बाजार का। तीसरा अंक है जंगल का। और चौथा अंक है राजसभा का। 5वां अंक है अरण्य का। और छठा अंक है शमशान का। छठा अंक क्या है इसमें? शमशान का है। सात इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? बाबा जरा आ, यानी बाबा जरा आ इसकी क्या है? एक ट्रिक है। उसके बाद क्या है? प्रमुख पात्र कौन है? महंत है, गोवर्धन दास है और नारायण दास है। और बनारस के नेशनल थिएटर के लिए ये क्या हुआ है? एक दिन में लिखा गया नाटक है। इसको क्या है? काशी के दशाश्व मेघ घाट पर इसको क्या किया? अभिनीत किया गया है। ये क्या है? ये किस लिए लिखा गया ये नाटक? ये बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने और राह पे लाने के लिए ये क्या किया? लिखा गया है। ये क्या है? प्रहसन शैली में है। और भारतेंदु ने इसे क्या है? हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। प्रहसन क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन। और जो अंधेरी नगरी है वो किस में आता है? शुद्ध प्रहसन में आता है। उसके बाद हम ये क्या है? कार्य प्रधान प्रहसन है, जिसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? लोभ और भोग से संबंध है। इस नाटक का समर्पण किसको है? मान्य योग नहीं होत को करो पद पाए, कोरो पद पाए। तो पहला अंक क्या है? बाह्य प्रांत है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। फिर क्या है? इनका अगर कभी क्रम लगाने के लिए आ गया तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई। तो राम के भजने से गणिका तरी, फिर राम के भजने से गीत, फिर भजन, फिर सूरदास और फिर तुलसीदास। इनका ये पंक्तियों का हमने क्या लिया है? शॉर्ट ट्रिक ली है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। फिर क्या है? कविकुल राई, यानी कविकुल राई, जो कविकुल राई का कभी कभी मीनिंग भी पूछ देता है। तो कविकुल राई का मीन्स क्या है? कवियों में जो श्रेष्ठ है। फिर क्या है? फिर नसाई यानी नष्ट होना। और फिर क्या है? उसके बाद भिक्षा, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नारायण दास से बाजार में भिक्षा लेने भेजते हैं। तो महंत गोवर्धन दास कहाँ की तरफ जाते हैं? महंत क्या करते हैं? गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर भेजते हैं, नारायण दास को पूर्व की ओर भेजते हैं। तो महंत क्या कहते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। तो ये प्रथम अंक यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब क्या आता है? द्वितीय अंक। द्वितीय अंक क्या है? बाजार का। तो बाजार में जो गोवर्धन दास जब पश्चिम की ओर जाता है तो क्या होता है? जब गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है तो वो बाजार पहुंच जाता है। तो बाजार में जिस क्रम में उसे लोगों से मिलना होता है उसी क्रम को इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले वो कबाब वाले को मिलता है, फिर घासी वाला यानी चने बेचने वाला। उसके बाद फिर नारंगी वाले को मिलता है, नारंगी वाले से हलवाई को मिलता है, हलवाई के बाद कुजड़ीन को मिलता है, कुजड़ीन के बाद मुगल को मिलता है, मुगल के बाद पाचक वाले को मिलता है, फिर पाचक वाले के बाद मिलता है मछली वाले से, मछली वाले के बाद जात वाले से, जात वाले के बाद ब्राह्मण से, यानी जात वाला जो होता है वो ब्राह्मण होता है। फिर बनिए से, यानी कितने लोगों से मिलता है वो? टोटल 10 लोगों से। तो सबसे पहले किससे मिलता है? कबाब वाले से, कबाब वाले के बाद मिलता है घासी वाले से, फिर घासी वाले के बाद मिलता है नारंगी वाले से, हलवाई से, कुजड़िन से, मुगल से, पाचक से, मछली वाले से, जात वाले से, बनिए से। अब क्या कहता है? गोवर्धन दास उनसे संवाद करता है
क्यों बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? तो किससे पूछता है ये? हलवाई से पूछता है। हलवाई क्या कहता है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। तो गोवर्धन को भिक्षा कितने पैसे मिली? 7 पैसे मिली। मिठाई कितने ली? 3.5 सेर की उसने मिठाई ले ली। और यहाँ क्या होता है, बाजार में द्वितीय अंक का भी समापन हो जाता है। अब तृतीय अंक क्या है? तो तृतीय अंक, पहले अंक में तो तीनों लोग आते हैं और मिलते हैं और एक पूरब की ओर भेजते हैं, दूसरे को पश्चिम की ओर भेजते हैं। जिसको पश्चिम की ओर भेजते हैं वो गोवर्धन दास होता है और जिसे पूरब की ओर भेजते हैं वो नारायण दास होता है। तो फिर दोनों जब गोवर्धन दास बाजार की तरफ जाते हैं तो उनको जिन लोगों से मिलते हैं वो क्रम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वापस वो लोग कहाँ आते हैं? जंगल में आते हैं। तो जंगल में महंत जी जंगल में होते हैं। एक तरफ से महंत जी आते हैं और एक तरफ महंत जी व नारायण दास एक तरफ से आते हैं और एक तरफ से कौन आता है? गोवर्धन दास आता है। तो महंत व नारायण दास क्या गाते हैं? राम भजो राम भजो राम भजो भाई। गोवर्धन दास क्या गाते आता है? अंधेर नगरी गाते हुए आता है। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं सेत सेत सब एक से। जब वो सारा विवरण बता देता है कि महाराज यहाँ सब टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता है, यानी सबका रेट जो है सेम है। तो नारायण दास के जो गुरु होते हैं, गोवर्धन दास के जो गुरु होते हैं, महंत जी कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, यानी सेत सेत एक से मतलब जहाँ सब कुछ एक रेट में मिल रहा है। जहाँ कपूस कपास, यानी जहाँ कपूर और कपास दोनों की कोई गुणवत्ता नहीं पता है, दोनों एक रेट में मिल रहे हैं, ऐसे देश कुदेश में, ऐसे देश कुदेश, यानी ये देश नहीं है, क्या है? कुदेश है। कबहू न कीजिए वास, मतलब ऐसे देश में आप कभी भी मत रहिए। तो ये कौन कहते हैं? महंत जी कहते हैं। फिर क्या होता है कि वो कहता है नहीं स्वामी जी, मैं तो यहीं रहूँगा और आप चले जाइए। तो नारायण दास और महंत जी चले जाते हैं, गोवर्धन दास वहीं अंधेर नगरी में रहने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है? चौथे अंक का प्रारंभ होता है। चौथे अंक में क्या होता है? राजसभा होती है, यानी जहाँ राजा चौपट राजा है तो वहाँ की राजकाज कैसा चलेगा इसमें ये दिखाया गया है। तो यहाँ क्या होता है? राजा मंत्री और नौकर लोग यथावत स्थान पर क्या है? स्थिर है। सबसे पहले कौन आता है? फरियादी आता है। एक फरियादी आता है कल्लू बनिया की थी। क्या है? चौथे अंक का प्रारंभ होता है। राजसभा का इसमें चित्र किया गया है। राजा मंत्री और नौकर क्या लोग क्या है? यथास्थान स्थित है। फरियादी क्या है? कल्लू बनिए की दीवार गिर गई है और बकरी उसके नीचे दबकर क्या हो गई है? मर गई है। अब कल्लू बनिया, तो जब फरियादी आता है कि कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, तो राजा कहता है कि दीवार को पकड़ के लाओ। फिर उसके मंत्री उसको समझाते हैं कि महाराज दीवार नहीं आ सकती। तो फिर राजा कहता है कि कल्लू बनिए को पकड़कर लाओ। तो फिर कल्लू बनिए को पकड़कर लाया जाता है। कल्लू बनिया कहता है कि मालिक मेरा कोई दोष नहीं, आप कारीगर को लेकर आओ। तो फिर क्या होता है? कारीगर को लेके आया जाता है। तो कारीगर को लेके आया जाता है। तो फिर क्या होता है कि कारीगर कहता है कि चूने वाले को पकड़ के लाओ। चूने वाला कहता है कि भिस्ती को पकड़ के लाओ। भिस्ती कहता है कसाई को पकड़ के लाओ। कसाई कहता है गडेरिया को पकड़ के लाओ। गडेरिया कहता है कि कोतवाल को पकड़ के लाओ। तो ऐसे क्या होता है कि एक इसमें न्याय व्यवस्था को दिखाया गया है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था यहाँ चलती है, गलती किसकी होती है और सजा किसको मिलती है। चौथा अंक यहीं पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर अंक आता है पांचवा अंक का है अरण्य का है। अरण्य अब क्या होता है? गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? राग काफी गाते हैं। और अंधेर नगरी अनबुझ राजा क्या गाते हैं? अंधेर नगरी अनबुझ राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी सब क्या है? एक ही समान है। फिर क्या कहते हैं? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय, यानी क्या कहते हैं कि जात पात कोई यहाँ नहीं पूछता है। फिर क्या कहते हैं? वैश्या जोरू एक समाना। इतना बड़ा व्यंग किया गया है कि वैश्या और जोरू, यानी जो एक वैश्या होती है, जोरू मीन्स जो पत्नी होती है, वो दोनों क्या है? एक समान है। बकरी गऊ एक करी जाना, और बकरी और गऊ को भी क्या माना गया है? एक माना गया है। अंधा युग मचियो सब देशा, यानी अंधा धुंध क्या है? मचियो सब देशा मानहु राजा रहत विदेशा। मिठाई खाता है और 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसे क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं।
यानी राजा के 4 सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर पहला प्यादा क्या कहता है, चल बे चल बहुत मुठिया खाकर मुटाया गया है। क्या कहता है कि चल बे चल बहुत मिठाई खाकर मुटाया गया है, आज पूरी हो गई है। तो फिर दूसरा प्यादा क्या कहता है, बापा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। फिर पहला प्यादा कहता है, फिर इस राज में क्या है, साधु महंत इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। इससे क्या है, तुम्ही को फांसी देंगे, यानी कोतवाल को फांसी होने वाली थी और यहाँ फांसी किसको हो रही है, नारायण नहीं गोवर्धन दास को यहाँ पर फांसी हो रही है। तो अब उसको क्या आते हैं, अपने गुरु याद आते हैं और वो अपने गुरु को पुकारता है। तो इसके बाद क्या होता है, छठा अंक का आरंभ हो जाता है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है और छठा अंक किसका है, शमशान का है। सिपाही उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण भी दास भी क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो गुरु क्या कहते हैं, इस समय गुरु और नारायण दास आपस में बातें करते हैं, क्योंकि राजा तो मूर्ख है, वो कुछ समझेगा नहीं। तो महंत जी कहते हैं कि इस समय ऐसी साइत है कि जो भी मरेगा वो सीधा क्या जाएगा, वैकुंठ जाएगा। गुरु क्या कहता है, तो क्या होता है कि जब राजा ऐसा सुनता है तो वो कहता है कि सिपाही कहता है मैं जाऊंगा। ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि राजा फांसी के झूले में लटक जाता है। गुरु क्या कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं है, यानी जहाँ धर्म भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है, नीति न सुजन समाज, न नीति है न सुजन यानी अच्छे जनों का समाज है, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज, आप भी ऐसे ही नसेंगे जैसे क्या है, चौपट राज। और सत्य प्रकाश मिश्र क्या कहते हैं, किसी भी समय के अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार विवेक शून्यता और मन मानेपन पर रोशनी डालता है। कौन सा ये, अंधेर नगरी नाटक। इसमें क्या दिखाया गया, बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत का प्रभाव था, दृश्य बदलाव, चरित्र चित्रण पद्धति और अनुगमन, हत्या आत्महत्या का भाव भी क्या है, ये दूसरे उससे लिया गया है, यहाँ का ये नहीं है। बंगाल का और अंग्रेजी नाटक और संस्कृत का इस नाटक में क्या है, प्रभाव है। भारतेंदु क्या कहते हैं, तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर ये रचना की गई है। ये कौन कहता है, रामचंद्र तिवारी जी ऐसा कहते हैं। हास्य रस का प्राध्याय है, ये रामचंद्र तिवारी कहते हैं। 1865 में बंगाल की यात्रा की, रंगमंच संपर्क में आए। रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक है अंधेर नगरी है। यह नौटंकी शैली पर आधारित है। यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों और व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाटक बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी क्या है, समय को अतिक्रमित कर जाते हैं। ये कौन कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं। 3 स्तर क्या है, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक। यदि भारत दुर्दशा का पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी क्या है, पहला आधुनिक नाटक। यानी जो राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को मानते हैं तो अंधेर नगरी को भी क्या मानते हैं, पहला आधुनिक नाटक। बच्चन जी, लोक कथा लोक संस्कृति को आधार बनाकर ये लिखा गया है। इसमें क्या है, पुरानी लोक संस्कृति के रूपों की राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नौटंकी शैली में ये लिखा गया है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं। राम स्वरूप क्या कहते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ समान भाव से समझ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी क्या है, समान भाव से समझ सकते हैं। अगर अब हमारे जो दिसंबर वाले पेपर में है, बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं आगे आपको बाकी नाटक भी अपने जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें से मैं आपको दे सकती हूँ। तो थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।